हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने एल्केन्स को कंप्लीट कर लिया था। एल्कीन्स को हम लोगों ने एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस को देख लिया था, बनाने की विधियों को देख लिया था। हम एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने आपको बताया था कि जो एल्कीन्स हैं वो अनसैचुरेटेड होने की वजह से एडिशन रिएक्शन को शो करती हैं, और एडिशन रिएक्शन में वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करती हैं। किस तरह से इसकी मैकेनिज़्म होती है वो हमने डिस्कस करी थी, और डिस्कस करने के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के एग्जांपल में हम लोगों ने हैलोजन की रिएक्शंस को देखा था। हमने आपको बताया था कि किस तरह से हैलोजन रिएक्ट करता है, और हैलोजन का जो रिएक्शन होता है एल्कीन्स पर, वो एंटी एडिशंस होता है। और ट्रांस प्रोडक्ट, या कहें तो अ, जो एंटी प्रोडक्ट है, एक्चुअली सिंगल बॉन्ड्स डेवलप हो जाता है तो एंटी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मात्रा में फॉर्मेशंस होता है। किस तरह से बनता है, अगर इस तरह की रिएक्शंस को हम कराएंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, इन सब के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में बताया था। हमने आपको ये भी बताया था कि सिस एल्कीन अगर होगी और उस पर हम एंटी अटैक कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा। ट्रांस एल्कीन होगी और उस पर हम हैलोजन का अटैक कराएंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। ये सब चीज़ें हमने आपको डिस्कस करी थी बच्चों। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और एल्कीन्स की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने आखिरी क्वेश्चन डिस्कस किया था वो कुछ इस तरह से था। एथिलीन थी, उस पर हमने Br2 की रिएक्शन कराई। अब हमने प्रेजेंसली एक्वस NaCl की प्रेजेंस में, तो हमने आपसे पूछा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो एक नॉर्मल वे में लगता है कि एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, बट सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें हमने आपको बताया था 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक Br अटैक करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब उस पर 3 तरह से अटैक हो सकता है, Br माइनस का, Cl माइनस का और H2O का। तो इस तरह से 3 प्रोडक्ट हमने बना करके आपको दिखाए थे। आप पिछली क्लास को देखिएगा, और आज की क्लास में हम इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शंस में हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजन, सॉरी, हाइड्रोजन हैलाइड। सबसे पहले आप देखो, हाइड्रोजन हैलाइड, दैट मीन्स HX, इसको अपन लोग कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। अब इस हाइड्रोजन हैलाइड में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। हम HCl लिख सकते हैं, हम HBr लिख सकते हैं, हम HI लिख सकते हैं। HF को नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि HF में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वीक एसिड की तरह वो बिहेव करता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। इसलिए हम इन्हीं 3 को कंसीडर करेंगे, HCl, HBr और HI। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास एल्कीन है, सबसे पहले हम एल्कीन्स के बारे में बताते हैं। CH डबल बॉन्ड CHR R। देखो, ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है। अगर इस एल्कीन के 2 हिस्से करें तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम आ रहा है, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। अब अगर हम इसकी जगह पे लिखें R डैश CH डबल बॉन्ड CHR, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम नहीं है, सेम नहीं है। देखो, ये R है, यहाँ R डैश लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मतलब जो एल्कीन्स हमारे पास हम रिएक्शंस में देखेंगे वो 2 कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे, एक सिमेट्रिकल एल्कीन और एक नॉन सिमेट्रिकल एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अब रिएजेंट्स की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी हाइड्रोजन की, अभी हमने हाइड्रोजन के अलावा एक रिएक्शन कराई थी X2 की, हेलोजन की। तो आप थोड़ा सा सोच के देखो, हाइड्रोजन को अगर हम 2 भागों में बांटें तो ये किस में जाएगा, H, और ये H। इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल रिएजेंट।
X2 को अगर हम दो भागों में बांटें तो ये क्या है X, ये भी क्या है X। रिएजेंट्स के दोनों हिस्से अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल रिएजेंट। अब 2 मिनट के लिए अगर हम कहते हैं कि H2O को बांट के दिखाओ, ये H2O लिख दिया, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो एक तरफ क्या आएगा H और एक तरफ क्या आएगा OH। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ठीक है, तो रिएजेंट भी दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर कोई एक सिमेट्रिकल है, मीन्स या तो एल्कीन सिमेट्रिकल है या रिएजेंट सिमेट्रिकल है, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। हमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है का इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो रिएजेंट का एक हिस्सा एक तरफ डबल बॉन्ड पे जोड़ते हैं, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ डबल बॉन्ड पे जोड़ते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ सिमेट्रिकल है, या तो रिएजेंट सिमेट्रिकल हो या फिर एल्कीन सिमेट्रिकल हो, तो किसी भी हिस्से को किसी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ दो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। मगर जब दोनों अनसिमेट्रिकल हो, एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो, तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग किसी को कहीं भी नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, ये हमारे पास है एल्कीन। ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो हमारे पास है एक एल्कीन, इसका नाम है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। ठीक है, अब हमने कहा प्रोपीन कैसी एल्कीन है, तो हमने कहा इसके दो हिस्से करो, इधर दो कार्बन है इधर एक कार्बन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। हमने कहा ठीक है, इस पर आप रिएक्शन कराओ किसकी, HCl की। ठीक है, तो आपने करा दिया HCl का रिएक्शन। हमने कहा ये क्या है, आपने बोला रिएजेंट है। हमने कहा कैसा रिएजेंट है, बोला अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी, ये H प्लस है ये Cl माइनस है, अगर इस H प्लस को हम यहाँ जोड़ दें और Cl को इधर जोड़ दें तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी CH3CH2Cl, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। और अगर इसका उल्टा कर दें, Cl को बीच में जोड़ दें, H को इधर जोड़ दें, तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आप बताओ, दो पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही हैं, देख लो दो पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही हैं। ये दो पॉसिबिलिटी बनती हुई क्यों दिख रही हैं, क्योंकि दोनों अनसिमेट्रिकल हैं, ये भी अनसिमेट्रिकल है और ये भी अनसिमेट्रिकल है। 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर ये सिमेट्रिकल होता या फिर ये सिमेट्रिकल होता या फिर दोनों सिमेट्रिकल होते, तो दो सिचुएशन नहीं बनती, तो एक ही सिचुएशन बनती, किसी को कहीं भी जोड़ दो। यहाँ पर दो सिचुएशन इसीलिए बन रही हैं जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, दो सिचुएशन बन रही है। अब दो सिचुएशन बन रही हैं, दैट मीन्स दो तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मगर दो तरह के प्रोडक्ट्स में दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बराबर नहीं बनेंगे। एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा जिसको हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, और दूसरा प्रोडक्ट कम मात्रा में बनेगा जिसको हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट या सह उत्पाद आप कह सकते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक कराते हैं, तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच करता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम होती है। ऐसा किताबों में लिखा रहता है। एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक क्या है, या इसको और एडवांस्ड वे में कैसे बोल सकते हैं, हम 2 मिनट में बोल के बता रहे हैं। बट पहले आप जो मैं बोल रहा हूँ उसी को लर्न करने की कोशिश करो। जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक कराते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है, रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है, वो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम होती है। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, संख्या कम कहाँ पर है, इस वाले कार्बन पर।
इसलिए नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से अटैच हो जाता है। इस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल, और मार्कोनिकॉफ्स रूल अगर इसमें लगा है तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा मुख्य उत्पाद, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट भी बनेगा बहुत बहुत कम मात्रा में, इसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट, या कहे तो नहीं बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स एल्कीन पर हम रिएक्शन कराने वाले हैं HX की, या कहें तो HCl की, HBr की, HI की। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी कि हमारी एल्कीन कैसी है। देखो ये HX तो अनसिमेट्रिकल हो गया, ये बात तो कन्फर्म है। अब हम एल्कीन्स पर देखेंगे कि हमारी एल्कीन्स कैसी है। अब अगर हमारी एल्कीन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब देखो ये RCH है, RCH है, दोनों R अगर सेम होंगे तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। H को यहाँ लगाओ, X को यहाँ लगाओ, या फिर X को यहाँ लगाओ, H को यहाँ लगाओ, दोनों प्रोडक्ट का IUPAC नाम लिख के देख लेना, दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे, मतलब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ्स रूल लगता हुआ नहीं दिखेगा। मगर जैसे ही आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन को अपने सामने रखोगे, देखो ये हमारे पास क्या है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का एडिशन कराओगे तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहेगा कि जो H प्लस और X माइनस वाला है जो हिस्सा है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से अटैच होगा। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम बोलेंगे मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट। नॉर्मल कंडीशंस में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स बनता है। मार्कोनिकॉफ्स का रूल क्या है एग्जैक्टली वो मैंने आपको बोल के बताया है, बट और एडवांस वे में उसको कैसे बोल सकते हैं हम 2 मिनट बाद डिस्कस कर रहे हैं, बट पहले इतनी चीज़ देख लो आप। ठीक है, इतनी चीज़ों में अब हम कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग बता रहे हैं जिसको आपको फैक्ट के फॉर्म में याद रखना चाहिए। पहला फैक्ट ये है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI, उसके बाद HBr, देन HCl, और सबसे कम या सबसे वीक रिएक्टिविटी कौन शो करता है, HF। हम इवन HF की रिएक्टिविटी स्टडी भी नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, देयर एडिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन तो है ही, ये किस तरह की एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करती है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ एल्कीन proceeds via formation of more stable carbonium ion। मतलब ये जो रिएक्शन अभी हमने आपको बताई है, बेसिकली इस रिएक्शन में कार्बोनियम आयन मीन्स कार्बोकैटायन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। और कार्बोनियम आयन जब कभी भी बनता है तो अगर सिचुएशन है कि ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है कार्बोनियम आयन, तो कौन सा बनेगा, जो कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल होता है वही कार्बोनियम आयन बनेगा, और उसी कार्बोनियम आयन के थ्रू हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है एडिशन ऑफ HX ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, दैट इज दिस टाइप ऑफ एल्कीन, take place according to Markovnikov's rule। Markovnikov's rule। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छा समझाने के लिए हम एक मैकेनिज़्म लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है, हमने एक एल्कीन ली जिस एल्कीन का नाम था प्रोपीन। देखो ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन पर हमने बोला कि रिएक्शन कराओ किसका, HCl का, क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो एल्कीन है, ये जो हमारे पास एल्कीन है, इस एल्कीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो हमारा HCl का जो बॉन्ड है ये पार्शियली पोलराइज्ड हो गया, और पाई इलेक्ट्रॉन्स H प्लस पर अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। अब कार्बोकैटायन की दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, देखो कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ध्यान से समझना। अगर ध्यान से देखना, अगर
ये वाली पॉसिबिलिटी हुई, ये इस तरह की पॉसिबिलिटी हुई, तो एच जा करके जुड़ेगा इस वाले कार्बन से। और अगर 2 मिनट के लिए सोचो, इस तरह की पॉसिबिलिटी हुई, इस तरह की पॉसिबिलिटी हुई, तो एच जुड़ेगा इस वाले कार्बन से। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब खुद से सोचो कि पॉसिबिलिटी जब दो होंगी, तो मैं तो दोनों प्रोडक्ट्स को बना के दिखा रहा हूँ आपको, एक पॉसिबिलिटी और ये दूसरी पॉसिबिलिटी। 2 मिनट के लिए सोचो, जो मैंने नीले रंग के एरो से दिखाया है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरो काम करेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस आएगा, इस माइनस से कौन जुड़ जाएगा, H प्लस। तो आप बताओ यहाँ क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी CH3 CH2 एंड CH2 प्लस, ये बनेगा। और अगर मान लो ये रेड कलर का एरो, ये वाला पाथ स्टार्ट होता है, तो एच जुड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा CH3 CH प्लस एंड CH3, यही होगा। अब आप बताओ, ये भी कार्बोनियम आयन है, ये भी कार्बोनियम आयन है, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है। आपको पता है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल होता है, तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये मोर स्टेबल है। और ये हमारा, सॉरी, लेस स्टेबल है। और ये है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये हमारा मोर स्टेबल है। तो ये रिएक्शन में बनेगा, और ये अगर बनेगा तो बहुत कम मात्रा में बनेगा, मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो इस तरह से इस तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमने मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाया है, इस कार्बोनियम आयन से Cl माइनस अटैक करेगा, और जब Cl माइनस अटैक करेगा तो हमको जो मार्कोनिकॉप्स वाला प्रोडक्ट है वो बनता हुआ दिखाई देने लगेगा इस तरह से। ठीक है, देखो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच हुआ जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या थी, मिनिमम थी, कम थी, और यही तो हमारा मार्कोनिकॉप्स रूल है। तो आपने खुद से देखा कि मार्कोनिकॉप्स रूल बेसिकली कोई रूल नहीं है, बल्कि मैकेनिज्म में जो मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है, उस कार्बोनियम आयन के बनने से ही प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब एल्कीन्स पर जब HX का या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का हम अटैक कराते हैं, और अगर वो अटैक कार्बोनियम आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा उसी से प्रोडक्ट डिसाइड होगा, और यही रूल कहलाता है मार्कोनिकॉप्स रूल। तो आई थिंक मार्कोनिकॉप्स रूल समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म से आपको पार्ट समझ में आया होगा। मार्कोनिकॉप्स में आप देखोगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और जिस किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ रीअरेंजमेंट भी देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में भी थोड़ी बहुत बात डिस्कस ज़रूर करेंगे, जिससे आपको चीज़ और बेहतर समझ में आ जाए। तो बच्चों, इस स्लाइड का सेक्शन समझ में आ गया कि HX का जो एडिशन होता है उसमें सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होती है, HI, देन HBr, देन HF, और लास्ट में HCl, देन लास्ट में HF। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होती हैं, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर हम HX का एडिशन कराते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में मार्कोनिकॉप्स रूल से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। अब देखो इसे, मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है। ये मार्कोनिकॉप्स रूल है। मार्कोनिकॉप्स रूल को मैंने दो तरह से लिखा है। एक नॉर्मल फर्स्ट रूल जो होता है, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, वही लिखा है, व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ HX एड अप ऑन अनसिमेट्रिकल unsaturated hydrocarbon, the halogen atom goes to unsaturated carbon atom bearing lesser number of hydrogen atom। क्लियर हुआ कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का एडिशन कराते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट है, दैट मीन्स हेलोजन जो पार्ट है, वो उस कार्बन या उस डबल बॉन्ड वाले
या उस अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच होता है जिस हाइड्रोजन पर कम हाइड्रोजन बियर करते हैं, दैट मीन्स जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन मौजूद रहते हैं। तो आप खुद से देखो, अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो x यहाँ बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक H है, कम हाइड्रोजन है, और इस वाले पर कितने H हैं, 2 H हैं, तो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा। मार्कोनिकॉफ का रूल है इस तरह से। मैकेनिज्म मैंने आपको जस्ट लिख के दिखाई है, ये मैकेनिज्म स्लाइड्स में भी है, इसको देखो, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। देखो मैकेनिज्म को समझना, मैकेनिज्म में लिखा हुआ है इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इज इलस्ट्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ HCl टू प्रोपीन। देखो ये प्रोपीन है, इस पर हमने HCl का एडिशन कराया, आपकी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने के बाद H प्लस आकर के अटैक करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से मैंने बताया था 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, और पॉसिबिलिटी वो कौन सी स्टेबल होगी, ये सॉरी सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, और इससे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा जो कि सेकेंडरी होता है। मैंने आपको दोनों बना के दिखाया है, प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है, मगर बनेगा कौन सा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है। और फिर ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा इससे Cl माइनस का अटैक होगा, ये अटैक फास्ट होगा, एंड फाइनली 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है। आगे इसमें लिखा भी है, देखो ध्यान से सीखना, आगे लिखा भी है प्राइमरी कार्बोकैटायन ये वाला इज फॉर्म बट ओनली इन वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, बहुत कम मात्रा में बनता है, सिंस इट इज लेस स्टेबल, क्योंकि ये कम स्टेबल होता है देन द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल होता है। तो अब आप बताओ, मार्कोनिकॉफ रूल कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, अब मार्कोनिकॉफ का जो मोस्ट एडवांस वर्जन है जो हमें लिखना चाहिए या जिस तरह से हमें बोलना चाहिए वो ये लिखा हुआ है। देखो क्या है मार्कोनिकॉफ रूल, द इलेक्ट्रोफिलिक addition to unsymmetrical alkene always occur through the formation of a more stable carbocation intermediate। मतलब जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उस पर जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स होते हैं, या कहें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस अगर होती हैं तो वो रिएक्शंस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू प्रोसीड होती हैं, ये कहता है हमारा मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, अगर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में लिख रहे हो तो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो, वरना आपको ये अगर चीज़ याद रहेगी तो एज सच कोई मार्कोनिकॉफ्स वगैरह का कोई रूल नहीं होता है, मैकेनिज्म सेक्शन है, उस मैकेनिज्म सेक्शन में जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, वही प्रोडक्ट हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट का काम करेगा, बाकी जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सब माइनर प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम सेकेंड रूल की बात कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रूल है और बहुत ज़बरदस्त रूल है। देखो एक हम क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उस क्वेश्चन में आप लोग आंसर दीजिए। देखो ये हमारे पास एक एल्कीन है, थोड़ा अलग ही तरह की एल्कीन है, ठीक है, ये एल्कीन है, मगर इसमें जो टर्मिनल कार्बन है उससे हमने Cl लगा के रखा हुआ है। अब हमने बोला कि इस पर एडिशन कराओ किसका, HCl का। आपने क्या बोला कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। अब हाइड्रोजन कम तो यहाँ भी है और हाइड्रोजन कम तो यहाँ भी है, तो कहाँ जाएगा भाई, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, कहाँ जाएगा। तो आप पहले तो याद रखो कि हेलोजन उस कार्बन से अटैच होगा जहाँ ऑलरेडी एक हेलोजन है, यहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच नहीं होगा। अब कहोगे क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसके पीछे 2 लॉजिक काम करते हैं, मतलब 2 लॉजिक साइमल्टेनियसली काम करते हैं। 2 मिनट के लिए सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करके इधर से सोचें, अगर मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है,
2 मिनट के लिए सोचो। देखो इस बार अगर हम HCl का अटैक कराएं, ठीक है, HCl का अटैक कराएं तो आप खुद बताओ, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, ये माइनस वाला हिस्सा आएगा, और इस माइनस वाले हिस्से से कौन अटैक करेगा? H। यही तो होगा। अब बताओ अगर इस तरह का फॉर्मेशन हुआ तो क्या बनेगा? आपका बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, CH3 CH2 CH प्लस Cl। ठीक है, अब इस प्लस वाले हिस्से से Cl माइनस अटैक करेगा, और अब Cl माइनस अटैक करेगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH Cl है। इस तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है भाई, आपको हमने शुरुआत में ही बताया कि हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जिसमें जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसमें एक कार्बन पर हेलोजन ऑलरेडी अटैच है। तो अगर हम दोबारा से HCl का योग कराएंगे, एडिशन कराएंगे, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहाँ जाना चाहिए जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, मगर हाइड्रोजन से डिसाइड ना करके हम हेलोजन को वहाँ अटैच करेंगे जहाँ ऑलरेडी एक हेलोजन होगा। ये हमने डायरेक्ट उसका फाइनल आंसर बता दिया। अब क्यों होगा वहाँ से अटैच, उसका मैं रीज़न यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया इसके दो रीजंस साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल हैं। देखो 2 मिनट के लिए अगर हम मान लें कि Cl यहाँ अटैच होगा तो इसकी मैकेनिज्म कैसी लिखी जाएगी? भाई H प्लस को बीच में जाना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, H प्लस बीच में जाएगा, और उसके बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पर फिर Cl माइनस का अटैक होगा और इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अब 2 मिनट के लिए सोचो, ये जो Cl है, ये जो Cl है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। ये इफेक्ट कौन सा है? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और माइनस आई इफेक्ट अगर शो करेगा तो ये कार्बोकैटायन कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। तो आप बताओ, क्या कोई भी अटैक इस तरह से होना पॉसिबल है जिसमें लेस स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है? बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए। अगर उसका अपोजिट अटैक हो, मतलब अगर इंडक्टिव इफेक्ट को अकेला देखे तो Cl को यहाँ जाना चाहिए बीच में, H को किनारे पे जाना चाहिए। अगर हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट से तो हमारा रिजल्ट कैसा आना चाहिए? अपोजिट। मगर इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, इसको ध्यान से देखना। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा क्या होता है कि ये जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा ये जो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा ये जो हमारे पास Cl है, इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन की कंडीशन में, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डीलोकलाइज होगा, और डीलोकलाइज होने की वजह से CH3 CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव ऐसे आएगा। क्लियर हुआ? मतलब रिजोनेंस इफेक्ट टाइप का आपका होता हुआ दिखेगा। अब आप बताओ, ये Cl पर, ये जो Cl पर ये क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब भाई ये Cl कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर प्लस चार्ज तो अनस्टेबिलिटी लेके आएगा, तो ये तुरंत बॉन्ड टूट जाएगा। और तुरंत बॉन्ड टूटने से क्या बनेगा? CH3 CH2 माइनस एंड CH, यहाँ Cl, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये आ गया। अब आप बताओ अब आप बताओ कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनी तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा उसमें H प्लस जुड़ेगा यहाँ से और Cl माइनस जुड़ेगा यहाँ से। तो आप बताओ इस तरह की सिचुएशन
इस तरह की सिचुएशन का मतलब क्लोरीन से जो अटैच कार्बन है उस पर प्लस चार्ज और उसके बगल वाले कार्बन पर माइनस चार्ज। इस तरह की सिचुएशन कब बन रही है? जब रिजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट लगाएं तो वो जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये लेस स्टेबल होगा। ये मीजोमेरिक से कंडीशन बन रही है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से कंडीशन बन रही है। बट इंडक्टिव इफेक्ट से कंडीशन के थ्रू जो प्लस चार्ज बन रहा है वो लेस स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। मगर रिजोनेंस के थ्रू अगर ये कंडीशंस बनेगी तो ये ज़्यादा स्टेबल कंडीशंस में कन्वर्ट रहेगी या ज़्यादा स्टेबल कंडीशन समझी जाएगी, क्योंकि रिजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इसी वजह से इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट टाइप का बनेगा इस पर जाकर के हम HCl का एडिशन कराएंगे और Cl को कहाँ अटैच करेंगे? जिस कार्बन पर ऑलरेडी हेलोजन अटैच होगा। इस तरह की सिचुएशन आपको याद रखनी है, इस तरह की सिचुएशन आपको समझनी है और वही यहाँ लिखा हुआ है। देखो प्रॉपर स्लाइड्स में आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ध्यान से देखोगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी। सेकेंड रूल क्या है हमारा? इन द एडिशन ऑफ HX टू विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड का मतलब समझ गए होंगे ना, डबल बॉन्ड से जस्ट अटैच जो क्लोरीन है उसको हम बोलेंगे विनाइल हैलाइड। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जस्ट अटैच जो क्लोरीन होगी उसको हम बोलेंगे विनाइलिक कार्बन बोलते हैं उसको, विनाइलिक। और दो ही कार्बन होंगे तो विनाइलिक क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, इन द एडिशन ऑफ HX टू विनाइल हैलाइड एंड एनालॉगस कंपाउंड्स। एनालॉगस कंपाउंड्स मैंने ये लिया है, ये भी विनाइलिक टाइप का ही है। द हेलोजन अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन एटम ऑन विच द हेलोजन एटम इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो हेलोजन वहाँ आएगा जहाँ ऑलरेडी एक हेलोजन होगा। मतलब ये जो Cl है ये कहाँ जुड़ेगा? जहाँ ऑलरेडी एक हेलोजन है, एक Cl यहाँ पर इस वाले कार्बन पर है ना, तो वहीं Cl और जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा एथाइलिडीन क्लोराइड। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए समझा तो मैंने दिया है, आप मैकेनिज्म को चेक कर सकते हो। देखो ये रिजोनेंस वाली कंडीशंस बनी, इस तरह की सिचुएशन आई, Cl पे पॉजिटिव चार्ज आया, अनस्टेबल था, ये ब्रेक हुआ, इस तरह का सिचुएशन बना। अब HCl का एडिशन कराएंगे तो इस तरह का बनेगा। अब देखो लिखा है इन विनाइलिक क्लोराइड टू इफेक्ट्स ऑपरेट्स साइमल्टेनियसली। दो इफेक्ट काम करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। पहला इफेक्ट कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। मतलब माइनस आई इफेक्ट कौन लगाता है? क्लोरीन, जिसकी वजह से कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। और दूसरा इफेक्ट लगता है आर इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट लगता है रिजोनेंस इफेक्ट, लिखा है रिजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीजिंग, दैट इज प्लस आर इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन अपना लोन पेयर ट्रांसफर करता है तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है? प्लस आर इफेक्ट कहलाता है। लिखा है द रिजोनेंस इफेक्ट इज मच मोर देन माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एट द टाइम ऑफ अटैक। रिजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है। दिस क्रिएट्स सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और रिजोनेंस की वजह से जो सेंटर्स क्रिएट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के, ठीक है, वो उस तरह से प्रोडक्ट्स बनता है। अब आगे देखो, ऑल पोलर रिएजेंट्स, मतलब जितने भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हैं, पोलर रिएजेंट का मतलब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है जिसमें एक प्लस एक माइनस, मतलब दो हिस्से डेवलप हो जाए। ऑल पोलर रिएजेंट्स ऑफ द जनरल स्ट्रक्चर Z प्लस वाई माइनस, एक प्लस एक माइनस, जैसे HX है, H2O है, H2SO4 है, XOH है। ठीक है, एड ऑन अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जब भी इनका अटैक कराया जाता है, किसका? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स का, या कहें तो पोलर रिएजेंट्स का अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के एल्कीन पर अटैक कराया जाता है, तो अकॉर्डिंग विथ मार्कोनिकॉफ्स रूल इससे जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? मार्कोनिकॉफ्स रूल्स के अकॉर्डिंग बनेंगे। सच एडिशंस आर कॉल्ड नॉर्मल मार्कोनिकॉफ्स रूल। और ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मतलब नॉर्मली अगर कभी रिएक्शन कराई जाए किसकी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट या पोलर रिएजेंट से, तो हमेशा नॉर्मल कंडीशंस में मार्कोनिकॉफ्स रूल का फॉर्मेशन हो, मार्कोनिकॉफ्स रूल ओबे होगा और इसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, वेयर इज एडिशंस इन द ऑपोजिट मैनर
अगर मान लो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो बनना चाहिए उसका उल्टा प्रोडक्ट बनता है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा प्रोडक्ट बनता है, लिखा है ना। वेयर एज जब कभी भी एडिशंस इन द ऑपोजिट मैनर आर रिफ्लेक्टेड दिखाई देता है ऑपोजिट मार्कोनिकॉफ टू एज एबनॉर्मल और एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग जनरली प्रोडक्ट बनते हैं, मगर जब कभी भी मार्कोनिकॉफ का अपोजिट प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिले, हम कहते हैं कि यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मार्कोनिकॉफ रूल में जितना बताने का था वो हमने बता दिया। अब बच्चों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ देखने के लिए मिलता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल अगर हम लगाएं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में तो मार्कोनिकॉफ से लगता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्कीन है और उस एल्कीन पर हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, HX की रिएक्शन करा रहे हैं, और HX में स्पेशली HBr की रिएक्शन करा रहे हैं। और वो जो जब हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr की, उसको करा रहे हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जब एल्कीन्स पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन कराया जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एडिशन होता है वो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, बल्कि मार्कोनिकॉफ्स रूल के अपोजिट तरीके से और अपोजिट मैनर से HBr का एडिशन होता हुआ दिखता है। और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं खैरिश इफेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों अपोजिट मार्कोनिकॉफ रूल लगता है? तो उसका जो नॉर्मल रीज़न है, जो आपको बिल्कुल लर्न रहना चाहिए, कि ये जो रिएक्शन है वो थ्रू फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होती है। मतलब जो मार्कोनिकॉफ रूल का हमने मैकेनिज्म लिखा था, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट आयन बन रहा था, कार्बोकैटायन कार्बोनियम आयन बन रहा था। तो जब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड रूल लगाते हैं, तो उसकी मैकेनिज्म जब हम लोग लिखेंगे, तब हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें जो अटैक होता है, मतलब उसकी जो मैकेनिज्म होती है, उसमें आयन नहीं बनते, उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो वो जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोसीड होती है, एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात यह है कि इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कुछ एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, किस तरह से इन्वॉल्व होता है, क्यों HBr के साथ हम एंटी मार्कोनिकॉफ्स देखते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr में ही क्यों दिखाई देता है, HCl और HI में हम एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को नहीं देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? उसी चीज़ को समझने के लिए ये पूरा डिटेलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड में। आप ध्यान से देखो, बहुत आराम से इत्मीनान से समझो, सारी चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है। पढ़ते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कोई डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, देखो लिखा है, टॉपिक है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट और हैरिश इफेक्ट, तीनों एक ही चीज़ है। लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द एडिशन ऑफ HBr, केवल HBr ऑन अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, किस पर कराना है, अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, टेक्स प्लेस अगेंस्ट या ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। जब हम HBr का एडिशन कराते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर या अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के ऑपोजिट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट एंड इज ड्यू टू डिफरेंस इन द मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैकेनिज्म में अंतर देखने के लिए मिलता है। अब क्या अंतर देखने के लिए मिलता है, सेकंड पॉइंट में देखो, इन द नॉर्मल मार्कोनिकॉफ्स एडिशन द मैकेनिज्म इज आयोनिक। हमने बताया था कार्बोकैटायन बनता है, आयन बनता है। तो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ्स की जो एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है, आयोनिक होती है। और थर्ड पॉइंट में लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस वाया फ्री रेडिकल। और अगर हम HBr का एडिशन कराते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसमें आयन नहीं बनते हैं, इसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ये मार्कोनिकॉफ्स के ऑपोजिट इफेक्ट, दैट इज पेरोक्साइड या खैरिश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट्स पे मेन बातें ये हैं। अब एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है उसको आप यहाँ देखो।
देखो हमारे पास है ये प्रोपीन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रोपीन। इस प्रोपीन पर हमने HBr का नॉर्मल एडिशन कराया। तो आप बताओ नॉर्मल एडिशन में Br को यहाँ जोड़ना होगा, यहाँ जुड़ता भी है और आइसो मिलेगा आइसोप्रोपेल ब्रोमाइड। ठीक है, और अगर HBr का एडिशन कराया हमने ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये Br फिर यहाँ नहीं जुड़ेगा, वो यहाँ जुड़ेगा और इससे मिलेगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑपोजिट इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म प्रोसीड होती है। अब देखो ये जो ए नंबर वाला है, मतलब ये जो ए नंबर वाला है, ये कैसा है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है। और ये जो बी नंबर वाला है नीचे वाला, इसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप, चूँकि फ्री रेडिकल हमने आपको बताया था, फ्री रेडिकल जो रिएक्शन होती है उसमें किस तरह की रिएक्शन होती है, पहले चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपगेशन और फिर चेन टर्मिनेशन। तो चेन इनिशिएशन में क्या होगा, जो पेरोक्साइड होगा उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा और फ्री रेडिकल्स बनेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स बनेगा। फिर ये जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स है ये HBr के साथ रिएक्शन करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता जाएगा, चेन प्रोपगेट होती जाएगी और लास्ट में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसकी मैकेनिज्म का ये सेगमेंट है, लिखने के लिए नहीं आती है, तो मैकेनिज्म में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। केवल आप इतना समझो कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, दैट इज़ पेरोक्साइड या कैरेस इफेक्ट की जो मैकेनिज्म है वो थ्रू फ्री रेडिकल के थ्रू मूव होती है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन इसमें बीच में होता हुआ दिखता है। ज़्यादा मैकेनिज्म पर मैं फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो मेन बातें हैं वो हम जितनी बता रहे हैं उससे ज़्यादा ना तो पूछी जाती हैं और ना उससे ज़्यादा आप याद रख पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स सीखने होते हैं, केमिस्ट्री में और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखना होता है। आपको केवल अकेले एक विषय को पढ़ करके उसका मास्टर्स नहीं बनना है। ठीक है, आपको उसकी और भी विषय को पढ़ना है। तो हम दो सभी पर ध्यान रखते हैं कि आप को उतना चीज़ बताया जाए जितने में आप समझ भी सको और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर भी सको। ठीक है, अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि HCl एंड HI डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HCl और HI जो है वो एंटी मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो HCl के साथ नियम अलग है। HCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HBr। HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है, फ्री रेडिकल्स बनेंगे ही नहीं। जब बनेंगे ही नहीं तो आगे पॉसिबिलिटी नहीं है, लिखा ना। HCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HBr, सो Cl फ्री रेडिकल्स इज नॉट फॉर्म, इसलिए Cl फ्री रेडिकल्स वहाँ बनते नहीं हैं। अब HI के साथ केस अलग है। HI बॉन्ड इज वीकर देन HBr। ये तो HI बॉन्ड तो वीक होता है HBr से, ये तो टूट जाएगा फटाक से। इट इज broken by the alkoxy free radicals obtained from peroxides। ठीक है, ये HI को तोड़ देता है। जो पेरोक्सी जो एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो इस HI को तोड़ देते हैं और इससे आयोडीन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, बट द एडिशन ऑफ आयोडीन एटम ऑन एल्कीन, बट एल्कीन पर जब हम आयोडीन का एडिशन कराते हैं तो वो एडिशन कैसा होता है, इज एन एंडोथर्मिक। उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आयोडीन फ्री रेडिकल जो बन गया वो एल्कीन पर जाकर के अपने आप फ्रीली अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक टाइप की होती है एज कंपेयर टू Br एटम। देयरफॉर आयोडीन एटम सो फॉर्म कंबाइंड विद ईच अदर ऑब्टेन आयोडीन। इसलिए आयोडीन जाकर एल्कीन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसे अटैक करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी उतनी मिल नहीं पाती है। इसलिए आयोडीन फ्री रेडिकल एक दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल से फिर से जुड़ जाता है और I2 बना लेता है। तो ये एंडोथर्मिक सिचुएशन क्रिएट होती है जब हम HI की एंटी मार्कोनिकॉफ्स रिएक्शंस के बारे में सोचते हैं। तो हमने क्या देखा कि HCl के साथ तो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहा है, HI के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, मगर जो आयोडीन फ्री रेडिकल बन रहा है वो एल्कीन पर अटैक नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एंडोथर्मिक नेचर। एंडोथर्मिक नेचर की वजह से वो अटैक नहीं कर पा रहा है एंड फाइनली वो I और I आपस में जुड़ करके आयोडीन का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमें
एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन क्लोराइड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल शो नहीं करेंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयोडाइड भी एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल शो नहीं करेंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, बट HBr का जब हम अटैक कराएंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो वहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और जो भी प्रोडक्ट्स बनेगा वो हमने बना करके आपको दिखा दिया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सब बातें थी हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में। अब बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी देखो। अब एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, देखो थोड़ा सा समझना। HOX इसको हम बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। अब इसके थ्रू हम HOCl, HOBr और HOI, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस, इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे। जब हम इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ये जो HOCl, HOBr, HOI है या HOX है, ये कैसा है? ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। इतनी बात तो समझ में आ रही है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। जब इसको तोड़ेंगे तो OH पर आएगा माइनस और X पर आएगा प्लस, OH पर आएगा माइनस, X पर आएगा प्लस, OH पर आएगा माइनस, Br पे आएगा प्लस, OH पे आएगा माइनस, I पे आएगा प्लस। समझने के लिए बता रहे हैं। अब आप बताओ कि हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इस पर हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं? HOX की। आप बताओ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहेगा? जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन्स कम होते हैं। दैट मीन्स अब आप नेगेटिव पार्ट जनरली हैलोजन को ले लेते हो, Cl माइनस दिमाग में चढ़ा रहता है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो O पर माइनस आएगा और जब OH जुड़ेगा तो आपको इस तरह से मिलेगा CH3 CH OH CH2 एंड X। इस तरह का प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा, OH पर माइनस आएगा, X पर प्लस आएगा। और ये जो अटैक होता है ये कैसा अटैक होता है? ये एंटी अटैक होता है। एंटी अटैक होता है। एंटी अटैक का मतलब आप समझ गए हो, एक नीचे साइड से अटैक करेगा तो एक ऊपर साइड से अटैक करेगा। ऐसा एंटी अटैक आप याद रखना, क्योंकि इसके पीछे जब अपन लोगों ने लॉजिक पढ़ना है तो आपको सिखाया था मैंने CAR, दैट इज सिस अगर एल्कीन है और उस पर एंटी अटैक किसी भी रिएजेंट का हो तो वहाँ रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। और अगर ट्रांस है, एंटी अटैक है, तो मीज़ो का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। इसी तरह से अगर सिस पर सिन अटैक होगा तो मीज़ोमेरिक इफेक्ट बनेगा, सॉरी मेसो कंपाउंड बनेगा। और अगर ट्रांस है और उस पर सिन अटैक होगा तो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ये कुछ रूल्स मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको आखिरी में बताए थे, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि जो HOX का है वो एडिशन कैसा होता है? एंटी अटैक होता है। एंटी अटैक होने के बाद ये फॉर्मेशन बनता है। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। इसमें सबसे पहले HOX हो सकता है आपको सीधा दिया हो, देखो या तो सीधा दिया होगा HOX या फिर X2 और H2 लिखा होगा। देखो ये जो X2 है और H2O है ये आपस में रिएक्शन करके HOX का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आपसे HOX सीधा दिया हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, हाइपोहेलस एसिड सीधा दिया हुआ है। अगर HOX नहीं लिखा होगा तो कभी कभी आपको X2/H2O लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि हम X2 और H2O की आपस में रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पर HOX का फॉर्मेशन होगा, हाइपोहेलस एसिड बनेगा और फिर वो हाइपोहेलस एसिड आकर के रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन किस तरह से होती है वो मैकेनिज्म यहाँ लिखी हुई है। हमें मैकेनिज्म में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैकेनिज्म बताते चलेंगे। बट यहाँ पर मैकेनिज्म में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, आप ऐसे समझ लो। और साइक्लिक इंटरमीडिएट जब भी बनेगा तो जहाँ ये इंटरमीडिएट बनेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक होता है। दैट मीन्स एंटी अटैक टाइप का होता है और आपके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। एट लास्ट आपको मिलती है एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन। देखो ये Cl लगा हुआ है,
या एक्स लगा है तो इसको बोलेंगे हेलो या क्लोरो, और ओ एच लगा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रिन, और ये एथिलीन से बना होगा तो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रिन, ये इस तरह से प्रोडक्ट्स का फॉर नाम हम रख देंगे। ये सब बातें यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज competition between Cl minus ion and H2O molecules act as nucleophile, but H2O is better nucleophile। थोड़ा सा अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखें तो आप ऐसे सोचो, ये हमारे पास है, एक मिनट के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर हमने Cl2 और H2O का अटैक कराया, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको सोचना है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले ये क्या करेगा, क्लोरीन से अटैक करेगा, क्लोरीन से अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा, और वो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसा होगा, साइक्लिक, यही होगा। अब साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया, इतनी बात तो क्लियर है। अब इस साइक्लिक इंटरमीडिएट पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अटैक होगा। अब अटैक कौन कौन कर सकता है, Cl माइनस भी अटैक कर सकता है और H2O भी अटैक कर सकता है, मगर अटैक किसका होगा, H2O का अटैक होगा। H2O का अटैक होगा अपोजिट साइड से, H2O का अटैक होगा, क्यों, क्योंकि H2O न्यूट्रल है और ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू Cl माइनस। तो Cl माइनस का अटैक नहीं होगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक होगा, H2O का अटैक होगा, एंड फाइनली आपको क्लोरोहाइड्रिन ऑफ एथिलीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HOCl होता है, देन HOBr होता है, लास्ट में HOI होता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम रिएक्शन ऑफ या एडिशन ऑफ H2SO4 देखें, तो अगर हम एल्कीन पर H2SO4 की रिएक्शन कराएं, देखो ये हमारे पास एल्कीन है, मैं डायरेक्टली अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहा हूँ क्योंकि सिमेट्रिकल में तो कुछ सोचना ही नहीं है, मार्कोनिक लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर हम H2SO4 का एडिशन कराएंगे तो H2SO4 के एडिशन में क्या होगा, H प्लस और HSO4 माइनस, दो चीज़ें मिलेंगी। H2SO4 को इस तरह लिख सकते हैं, H प्लस अलग हो जाएगा और HSO4 माइनस अलग हो जाएगा। H प्लस अलग होगा और HSO4 माइनस अलग होगा। तो ये जो अटैक होगा वो माइनस वाला पार्ट कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन्स कम होते हैं, यहीं पे आएगा मार्कोनिकॉफ्स रूल से। तो ये क्या मिलेगा, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, बट प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल मिलेगा। अब जो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है वो हमने क्यों बनाया, मतलब एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बना करके क्या हमने स्पेशल कर लिया, तो याद रखना जो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है अगर उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो ये ग्रुप हट जाता है, वहाँ OH ग्रुप आ जाता है। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है वो एल्कोहल के फॉर्मेशन में यूज़ करी जाती है, एल्कोहल के फॉर्मेशन में यूज़ करी जाती है। तो देख सकते हो आप, लिखा है एल्कीन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 to produce alkyl hydrogen sulfate which gives alcohol on hydrolysis. This reaction used to separate alkene from the mixture of alkane and alkenes। और इस रिएक्शन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सेपरेशन में करते हैं, एल्कीन्स के सेपरेशन में करते हैं। एक हमारे पास मिक्सचर है जिसमें एल्केन भी है एल्कीन भी है, और हमसे कहा गया कि एल्कीन को अलग करो, एल्केन को अलग करो, तो हम उसमें क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे। एल्केन तो नॉर्मल कंडीशंस में H2SO4 के साथ कोई रिएक्शन करेगा नहीं, मगर एल्कीन्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगी, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगी, और एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेपरेशन में रिएक्शन होने वाली, यूज़ होने वाली रिएक्शन है। और एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट कर दें तो हमें एल्कोहल का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो आप चाहो तो इससे एल्कोहल बनाओ, आप चाहो तो इसे सेपरेशन में यूज़ करो, दोनों ही रिएक्शन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए हैं कि अगर उसी एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को, जो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट हमने अभी बनाया है, अगर उसको हम तेज गर्म कर दें, तेज गर्म कर दें लगभग 430 से 440, लगभग 430 से 440 केल्विन तक अगर हम इसे गर्म कर दें, 430 से 440 केल्विन तक अगर हम इसे गर्म कर दें तो एल्कीन बन जाती है, मतलब H2SO4 जैसा जोड़ा था वो वापस निकल जाता है और फिर से क्या बन जाएगा, एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। लिखा है देखो,
ethyl hydrogen sulfate gives ethylene when heated 430 to 440 Kelvin, while ethanol is obtained on boiling it with water. जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, और जब नॉर्मली इसको हम लोग हीट करेंगे 430 टू 440 केल्विन के आसपास, तब जा कर के हमें फिर से रिवर्स रिएक्शन होती हुई दिखेगी और हमको एथिलीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ये भी रिएक्शन कौन सी थी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत ये सब रिएक्शंस थी। अब देखो बच्चों हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ आ गए हैं, और ये रिएक्शंस बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एडिशन ऑफ वाटर, बच्चों मैं तीनों रिएक्शंस को बड़े इत्मीनान से रिलैक्स होकर के जल्दी जल्दी बताता हूँ, जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक एल्कीन है, ये हमारे पास एक एल्कीन है, ठीक है। इस एल्कीन पर हम एडिशन करा रहे हैं किसका? वाटर का, और प्रेजेंस ले रहे हैं एसिड की। ध्यान से समझना, एसिड की प्रेजेंस में अगर H2O का एडिशन कराएंगे तो नॉर्मली मार्कोनिकॉफ्स के रूल से H2O का एडिशन होगा, H प्लस आएगा, OH माइनस आएगा, एंड फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CHOH यहाँ पर आएगा, और H2O का H यहाँ पर आएगा। इस तरह से हमको मिलेगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या कहें तो एल्कोहल का फॉर्मेशंस होता हुआ दिखेगा। और ये प्रोडक्ट में हमने कौन सा रूल फॉलो किया? मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो किया। मतलब एल्कीन पर एसिड की प्रेजेंस में अगर हम वाटर का एडिशन कराएं तो ये जो एडिशन होता है ये किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग होता है, और जो एल्कोहल बनता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल बनता है। ये जो रिएक्शन है उसकी जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो वो मैकेनिज्म कार्बोकैटायन के थ्रू प्रोसेस होती है। मतलब उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और आपको पता है कि कार्बोकैटायन जब बनने की सिचुएशन होती है तो नंबर 1 मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। नंबर 2 अगर कहीं गुंजाइश होगी तो कार्बोकैटायन का क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल बनता है, थ्रू कार्बोकैटायंस बनता है, और रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी यहाँ हो सकता है यदि पॉसिबिलिटी होगी तो। आप कहोगे सर ये रीअरेंजमेंट हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हम एक रिएक्शंस के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने आपसे बोला कि इस पर रिएक्शन कराओ H2O की, प्रेजेंस किसकी लो? एसिड की। हमने कहा क्या बनेगा? अगर आप नॉर्मली बिना मैकेनिज्म लगाए हुए सीधा प्रोडक्ट लिखोगे तो आप बताओ बच्चों, सारे बच्चों को प्रोडक्ट लिखना आता है, आप क्या करोगे? OH को यहाँ जोड़ोगे, H को यहाँ जोड़ोगे, एंड फाइनली आप क्या कहोगे? ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CHOH एंड CH3, ये बनेगा। और ये गलत प्रोडक्ट है, ये नहीं बनेगा। अब कहो सर अभी हाल तो आप कह रहे हो मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाओ प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ कह रहे हो नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा उसका रीज़न है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास एल्कीन है, उस एल्कीन पर प्रोटोनेशन की प्रोसेस होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, दैट मीन्स एसिड्स से मिलने वाला जो H प्लस है वो जा करके अटैक करेगा। अब आप बताओ जब अटैक करेगा तो अटैक करने से क्या होगा? ये अटैक होगा, ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, और ये अटैक होगा, और अटैक होने से आपको क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन मिलेगा। और वो कार्बोकैटायन कौन सा होगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा, क्योंकि यही कार्बोकैटायन कैसा होता है? मोस्ट स्टेबल होता है, और आपको मिलेगा सेकेंडरी, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। भाई प्राइमरी तो नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइमरी लेस स्टेबल है, सेकेंडरी मोर स्टेबल है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक है। अब जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जो बन गया, ये रीअरेंज हो सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की। और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी किस तरह से है आप चेक करो। CH3 CH2 CH प्लस CH3, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये इसको नंबरिंग कर दो, इसको हमने नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2, तो ये जो मिथाइल है ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा।
तो इसको हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल या CH3 शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग से क्या बनेगा, CH2 प्लस CH3 एंड CH3, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर शिफ्टिंग होगी, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। यहाँ हमारा जो शिफ्ट होगा, अब वो क्या शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये H। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और शिफ्टिंग से हमको क्या मिलेगा, शिफ्टिंग से हम लोगों को मिलेगा CH3 CH3 पॉजिटिव। ये एक मिला 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा इसकी रीअरेंजमेंट प्रोसेस से। तो ये जो एडिशनल स्टेप है रीअरेंजमेंट का, ये और इसमें शामिल होगा। और जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा तब जो रीअरेंज प्रोडक्ट है, उस रीअरेंज प्रोडक्ट से ये था ना रीअरेंज प्रोडक्ट, उस रीअरेंज प्रोडक्ट से अटैक होगा किसका, H2O का। और H2O का अटैक होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 OH2O प्लस एक लोन पेयर अभी भी रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पर O पर प्लस है और O पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज तो हो नहीं सकता, ये H निकलेगा। और H निकलने के बाद, H प्लस निकलने के बाद जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल मिलेगा। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो ये नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पर हमारा जो आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, CH3 एंड OH। ये बच्चों हमारा आंसर होगा, ये बनेगा, ये आंसर बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो हमें लगता है बच्चों इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि अगर हम एल्कीन्स पर एसिड की प्रेजेंस में वाटर का अटैक कराते हैं तो होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ से। मगर चूंकि मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में या मार्कोनिकॉफ रूल में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो यदि पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता हुआ आपको दिखेगा, रीअरेंज प्रोडक्ट भी हमको बनता हुआ दिख सकता है। ये डिपेंड करती है सिचुएशन पर कि सिचुएशन अगर होगी तो रीअरेंजमेंट होगा, सिचुएशन नहीं होगी तो नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशंस देखने के लिए मिलती है। अब अपन लोगों का टारगेट ये रहता है कि भाई हमें रीअरेंजमेंट नहीं कराना, एल्कोहल तो बनाना है मगर हम रीअरेंजमेंट नहीं कराना चाहते। अब एल्कोहल बनाना है, रीअरेंजमेंट नहीं कराना चाहते, तो फिर दो सिचुएशन, कुछ लोग कहेंगे हमें मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार एल्कोहल बनाना है, तो कुछ कहेंगे हमें नहीं, मार्कोनिकॉफ के नहीं, हमें एंटी मार्कोनिकॉफ से एल्कोहल बनाना है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास दो इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती हैं। एक होती है हाइड्रोबोराइलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस में हम एल्कोहल बना सकते हैं, कुछ और कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन यहाँ पर किया जा सकता है, डिपेंड्स करती है सिचुएशंस पर। तो यहाँ पर अगर हम एल्कोहल्स को स्पेशली डिज़ाइन करना चाहते हैं विदाउट रीअरेंजमेंट, अगर हम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लेना चाहते हैं, तो हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस यूज़ करनी चाहिए। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें एल्कोहल भी मिलेंगे और रीअरेंजमेंट भी नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ के लिए हमें लेना पड़ेगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए लेना पड़ेगा हमें हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
और अगर हम चाहते हैं कि नहीं एल्कोहल बने, रीअरेंजमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर एल्कीन की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में वाटर से कराइए तो एल्कोहल बनेगा। गुंजाइश होगी तो रीअरेंजमेंट होगा, गुंजाइश नहीं होगी तो रीअरेंज नहीं होगा। दोनों सिचुएशन है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं एडिशन ऑफ वाटर में जल्दी जल्दी से कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है प्रोपीन and higher alkenes react with water in presence of acid to form alcohol. This reaction is known as the hydration reaction. इसमें जल का एडिशन हो रहा है इसलिए हाइड्रेशन रिएक्शन है। इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन इज कार्बोकैटायन, सो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। रीअरेंजमेंट के बारे में मैंने समझा दिया है। आप देखो अगर ये प्रोपीन है, इस पर हम H2O का अटैक कराए H2O एसिड की प्रेजेंस में, तो OH जाएगा, कम वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा और प्रोपेन 2 बनेगा। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हम इस तरह का एल्कीन ले लें, ये लिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन पर H2O में C, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर H जुड़ता हुआ दिखेगा। इसकी मैकेनिज़्म को आप देख सकते हो। मैकेनिज़्म में सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो प्रोपीन है उस प्रोपीन से H प्लस अटैक कर रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन मोर स्टेबल वाला बनेगा और अगर रीअरेंजमेंट हो सकता होगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा एंड देन फिर H2O का अटैक होगा और फिर O पर प्लस चार्ज आएगा जो कि अनस्टेबिलिटी लाएगा। तो H प्लस निकलने के बाद फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ये इसका मैकेनिज्म सेगमेंट है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जिसका नाम है हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन की। देखिए हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। देखो हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन के बारे में पहले आप एक शॉर्ट रिएक्शन लिखना और इसको याद कर जाओ, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म वगैरह तमाम सारी चीज़ें हैं, उतना डिटेल में आपसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आप केवल इतना देखो, ये हमारे पास एक एल्कीन है जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हम जिस रिएजेंट का यूज़ कर रहे हैं वो है डाइबोरेन B2H6 और इसको हम यूज़ कर रहे हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। एक साइक्लिक ईथर होता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो THF की प्रेजेंस में हम डाइबोरेन का यूज़ करते हैं। ये है स्टेप नंबर 1, मतलब स्टेप नंबर 1 का मतलब डाइबोरोनेशन हाइड्रोबोरोनेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इससे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम ट्राई एल्किल बोरेन कहते हैं और उस ट्राई एल्किल बोरेन का हम करते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किया जाता है एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऐसा जब हम करते हैं तो हमको एज ए रिजल्ट एल्कोहल मिलता है और जो एल्कोहल मिलता है वो ऐसा लगता है जैसे H2O का अटैक एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हुआ हो। तो हमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के थ्रू एल्कोहल बनता हुआ दिखता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस तरह की ये रिएक्शंस होती है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जाएं, इसकी डिटेल में जाएं तो देखो सबसे पहले हमारे पास है ये एल्कीन है, ये हमारे पास एल्कीन है। इसके 3 मोल की रिएक्शन होती है किससे, BH3 से। कहोगे सर ये तो B2H6 लिखा है, एक्चुअली BH3 इसका मोनोमर है, मोनोमर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डाइमर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। मगर जब हम इसको THF में डिसॉल्व करते हैं
तो ये मोनोमर में ब्रेक हो जाता है और BH3 जो है वो 3 मोल्स ऑफ एल्कीन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन जब होती है तो इस रिएक्शन में H पर पार्शियली नेगेटिव और बोरॉन पर पार्शियली पॉजिटिव आता है। और मार्कोनिकॉफ्स का रूल जनरली ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और आपको मिलता है CH3 CH2 का होल थ्राइस B। अपन लोगों को मिलता है ट्राई एल्किल बोरेन। क्या मिलता है? ट्राई एल्किल बोरेन। ये रहता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। अब ये जो ट्राई एल्किल बोरेन है, ये इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इस ट्राई एल्किल बोरेन से हम कई सारी चीजें बना सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, इससे हम कई सारी चीजें बना सकते हैं। अगर हम ट्राई एल्किल बोरेन का रिएक्शन एसिड से करा दें, एसिटिक एसिड से करा दें, वाटर की प्रेजेंस में एसिड से करा दें, तो हमको मिल जाता है एल्केन। क्या मिल जाता है? एल्केन। ये हो गया। अगर हम इस ट्राई एल्किल बोरेन का रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करा दें, तो हमको मिल जाता है एल्कोहल। क्या मिल जाता है? एल्कोहल। इसी तरह से और भी रिएक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी रिएक्शन करा दें Br2 से, तो आपको मिलेगा ब्रोमो एल्केन। क्या मिलेगा? ब्रोमो एल्केन। इस तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखने लगता है अगर हम क्या करते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन कराते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो हम लोग ट्राई एल्किल बोरेन से इन तीनों प्रोडक्ट्स को, इवन इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन हो सकते हैं, कुछ और भी रिएक्शंस होती हैं। ज़्यादा डीप में, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। जितनी रिएक्शन आपको आनी चाहिए हम उन्हीं रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है कि अगर हम इसका क्षारीय माध्यम में, एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमको एल्कोहल मिलता है। और वो एल्कोहल ऐसा लगता है जैसे वाटर का अटैक हुआ हो एंटी मार्कोनिकॉफ वे में, और आपको नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। इसको हम बोलते हैं एन प्रोपिल एल्कोहल। एन प्रोपिल एल्कोहल। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एल्कोहल, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें रीअरेंजमेंट होता हुआ नहीं दिखता है, इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ के देखो, फटाफट समझ में आ जाएगा आपको। लिखा है इट ओबे मार्कोनिकॉफ्स रूल। कहोगे यार ओबे मार्कोनिकॉफ्स रूल? हाँ, मार्कोनिकॉफ्स रूल का ओबे होता है जब B2H6 का अटैक होता है। H माइनस है, B प्लस है, H माइनस कहाँ जा रहा है? जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो इट ओबेज। मगर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कोहल होगा, और वो ऐसा लगेगा जैसे H2O का अटैक एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हुआ हो। तो दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। लिखा इट ओबेज मार्कोनिकॉफ्स रूल, डाई बोरेन रेडिली रिएक्ट्स विद एल्कीन गिविंग ट्राई एल्किल बोरेन। पहले क्या बनता है? ट्राई एल्किल बोरेन। द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं। तो देखो ये एल्कीन के 3 मोल्स हैं, B2H6 से हमने रिएक्शन कराई है, एक एक करके स्टेप्स बाई स्टेप्स रिएक्शन हुई है, एंड फाइनली आपको क्या मिला है? ट्राई एल्किल बोरेन। मैंने एक बार में, एक झटके में तीनों का सेम प्रोडक्ट बना दिया था। आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। पहले एक बार अटैक होगा, फिर दूसरी बार अटैक होगा, फिर तीसरी बार अटैक होगा। इस तरह से 3 बार अटैक करके एक एक स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो, और आपको फर्स्ट स्टेप में एट लास्ट क्या मिलेगा? ट्राई एल्किल बोरेन। लिखा है आगे BH3 डज नॉट एग्जिस्ट। BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है और स्टेबल या स्टेबल नहीं होता है एज मोनोमर। BH3 मोनोमर है, उसके फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अ सॉल्वेंट THF दैट इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इज यूज्ड। हमने फिर बताया
BH3 किस फॉर्म में रहता है, B2H6 के फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग डाइबोरेन कहते हैं। मगर जब हम इसको THF में डिजोल्व करके रखते हैं तब वो सॉल्वेंट में BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कुछ जगहों पर BH3 की रिएक्शन कराते हुए देखेंगे, कुछ जगहों पर B2H6 की रिएक्शन कराते हुए देखेंगे। डिपेंड्स करता है कि आपको किसकी रिएक्शन करानी है, बट फाइनली आपको क्या मिलेगा, ट्राई एल्किल बोरेन मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही रिएक्शन है, प्रोपीन के 3 मोल लिए, BH3 के साथ रिएक्शन कराई, ट्राई एल्किल बोरेन मिला। अब जो हमको ट्राई एल्किल बोरेन मिला हुआ है, अब देखो उस ट्राई एल्किल बोरेन के साथ 3 सिचुएशन है। ट्राई एल्किल बोरेन अगर हम एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमको मिलेगा प्रोपेन, हाई एल्किल मिल जाएगी। अगर हम H2O2 अल्कलाइन मीडियम में यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा अल्कोहल, ये एंटी मार्कोनिक रहता है। अगर देखो ये एक नया रिएक्शन आ गया, ClNH2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमको एमीन मिलेगी, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह की रिएक्शंस मैंने 3 दिखाई हैं, 7-8 रिएक्शंस होती हैं। जो ज़रूरी रिएक्शन है वो शुरुआत की 2 ही हैं, वो आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, और इस तरह से आपको एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमको जो अल्कोहल मिलता है वो एंटी मार्कोनिकॉप्स अल्कोहल मिलता है। हम चाहते हैं कि नहीं, एंटी मार्कोनिकॉप्स नहीं, हमें तो चाहिए मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग अल्कोहल। तो उसके लिए एक रिएक्शन यूज़ करते हैं, देखो इसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या रिएक्शन होती है इसको आप पहले समझ लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास है प्रोपीन, ये हमारे पास है प्रोपीन, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, जिसको अपन लोग ACO का होल ट्वाइस Hg लिखते हैं, एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में मर्क्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको एक इंटरमीडिएट मिलता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलता है, और उस रिएक्शन इंटरमीडिएट का हम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि अल्कलाइन मीडियम में रहता है उसके द्वारा रिडक्शन कराते हैं। तो पहले स्टेप में मरकरी जुड़ता है तो मर्क्यूरेशन, दूसरे स्टेप में मरकरी निकलता है तो डीमर्क्यूरेशन, और इससे जो रिजल्ट हमको मिलता है वो रिजल्ट होता है एल्कोहल, और वो एल्कोहल रहता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बच्चों सीधी रिएक्शन ऐसे जैसे लिखी है वैसे ही याद कर लो, वही आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। मैकेनिज्म लिखी हुई है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में रिएक्शंस नहीं आती हैं। मैंने आपको फिर बताया कि बहुत सारा पढ़ने के लिए है। अब हर एक में अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो एक ही विषय पढ़ पाएंगे, दूसरे विषय में आप वीक हो जाएंगे। तो आप पहले शॉर्टकट भी याद करते चले, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम आपको तरीका तो बता ही रहे हैं, तो हम सीखते चलिए। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मर्क्यूरिक एसीटेट। बच्चों मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, ACO का होल ट्वाइस Hg, ये CH3CO, इसको बोलते हैं ACO HgO CO CH3। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही तरीके क्या होते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट इन tetrahydrofuran is treated with alkene. The addition product on reduction with sodium borohydride in aqueous NaOH solution gives alcohol. It follows the Markovnikov's rule. इसमें Markovnikov's rule लगता है और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल देगा। देखो ये प्रोटीन है, इस पर रिएक्शन कराई है, रिएक्शन किसकी कराई है, तो नंबर 1 मर्क्यूरिक एसीटेट, या तो एक्वस मीडियम में ले सकते हो या फिर आप THF मीडियम में ले सकते हो। मर्क्यूरिक एसीटेट को आप ACO का होल ट्वाइस HgH2O लिख सकते हो, या फिर CH3COO का होल ट्वाइस HgH2O लिख सकते हो। और सेकंड स्टेप में आपने NaBH4, और जिसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं, जिसको हम डिजोल्व करते हैं NaOH के सोल्यूशन में। तो 2 स्टेप रिएक्शन होती है एंड फाइनली आपको अल्कोहल मिलता है, जो कि अल्कोहल होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखी हुई है,
उस मैकेनिज्म को अगर सीखना चाहो तो ठीक है, वरना सीधा प्रोडक्ट लिखना हमने सिखा दिया है। सबसे पहले जो मर्क्यूरिक एसीटेट रहता है वो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, टूटता है, और टूटने की वजह से हमको ये इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, अटैक करके एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा जो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। अब Hg के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर की वजह से यहाँ एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई दिखेगी, और ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो हमारी बन गई ये इस तरह की है। अब उस पर H2O का अटैक होगा, H2O का अटैक होगा, तो H2O के अटैक से ये जो मरकरी वाला पार्ट है ये सॉरी H2O का अटैक से ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट टाइप का बनेगा, और रिएक्शन इंटरमीडिएट में मरकरी वाला पार्ट है ये NaBH4 से जब हम रिडक्शन कराएंगे तो ये मरकरी वाला पार्ट हट जाएगा और आपको सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि ये अल्कोहल है, ये मार्कोनिकॉफ्स के अकॉर्डिंग है, तो ये हमको प्रोडक्ट मिलता है। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है वो बनता है, तो इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। देखो लिखा भी है इंटरमीडिएट इज साइक्लिक कैटायन, सो देयर इज नो रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। बच्चों इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखो इस जितना भी आपने सीखा है उसके क्रम में एक क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक एल्कीन है, नाम आप लिख सकते हो 1 2 3 3 मेथिल ब्यूटवनीन। अगर हम इसकी रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में वाटर से कराएं तो एल्कोहल बनेगा, मगर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट के बाद जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है वो एल्कोहल बनाएगा, तो ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है। अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इस्तेमाल करें तो एल्कोहल बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ से। तो H यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो मार्कोनिकॉफ का होता तो OH यहाँ आता, मगर एंटी मार्कोनिकॉफ है तो OH यहाँ आएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूज़ करते हैं। अगर हम सिंपली HCl का एडिशन कराते हैं तो H+ जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट के बाद Cl रीअरेंज कार्बोकैटायन पर अटैच होगा, ये रीअरेंज कार्बोकैटायन होगा, इस पर Cl अटैच हो जाएगा, तो ये रीअरेंज प्रोडक्ट है। देखो ये मर्क्यूरिक एसीटेट, ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला प्रोसेस है। इसमें अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एल्कोहल बनेगा, तो OH कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा, और ये मिलेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स एल्कोहल। अगर Br पेरोक्साइड, ये Br पेरोक्साइड HBr पेरोक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो पेरोक्साइड क्या कहता है कि वहाँ जाएगा नेगेटिव पार्ट जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो Br यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो बच्चों आप इस प्रोसेस में देख सकते हो कि रीअरेंजमेंट कहाँ नहीं हो रहा है, रीअरेंजमेंट कहाँ नहीं हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। रीअरेंजमेंट कहाँ हो रहा है, जब एसिड की प्रेजेंस में आप H2O कराओ या HCl के साथ रिएक्शन कराओ, या ऐसी रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट होता हुआ दिख रहा है जहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो बच्चों ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी एल्कीन्स में एक रिएक्शन है हाइड्रो फॉर्माइलेशन ऑक्सो रिएक्शन, उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हम लोग बात करेंगे ओजोनोलिसिस की। तो अभी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हमारा रह गया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज मैं करा लूँगा, बट थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर रिएक्शंस में सारी बातें ना बताऊँ तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, और लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। आप भले मत पढ़ो, मगर जितना पढ़ो एटलीस्ट कंप्लीट पढ़ो। मेरा ये मानना है अगर आप कंप्लीट पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग को कई तरह से उसमें सोच सकते हो, और कम से कम गलत तो नहीं ही करोगे। अगर आपको सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाती है तो आप कई सारी चीज़ें खुद से भी निकाल सकते हो। तो खैर इन सब चीज़ों के बारे में हम जो छूट गया है वो अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, बट हाल फिलहाल में जितना हमने पढ़ाया है आप बढ़िया तरीके से उसको रिकॉल करते रहिए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।